आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो हमारी आंखों से रिलेटेड है और स्ट्रेस से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। स्पेशली जो हमारी आज की यंग पॉपुलेशन है जो इतना ज़्यादा बिजी है, इस कंडीशन को हम कहते हैं सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी या सीएसआर। और ये बीमारी हमारी डायरेक्टली जो आंख के पीछे का पर्दा है उसको असर डालती है। तो आप देखिए, इसमें पेशेंट्स को मेनली कंप्लेन क्या होती है। तो सडनली आप एकदम नॉर्मल, आपका सब कुछ चल रहा होता है और अचानक से पेशेंट को लगता है कि आंख के आगे मेरे को एक सेंट्रल ब्लाइंड स्पॉट आ गया है या काला धब्बा सा आ गया है, या स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं और वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। रिसेंटली हमें एक पेशेंट आके कहते हैं जी कलर के अंदर मुझे डिफरेंस लग रहा है कि एक आंख से मुझे कलर बड़े शार्प दिख रहे हैं, दूसरी से हमें उतने शार्प नहीं दिख रहे, कि कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। या कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि चश्मे के नंबर में चेंज हो गया, कि एक आंख से तो हमें ठीक दिख रहा है, दूसरे के अंदर हमें फोकस करने के लिए अपना डिस्टेंस मैनिपुलेट करना पड़ रहा है। अब ज्यादातर केसेस के अंदर ये बीमारी जो है एक ही आंख में होती है, इसलिए पेशेंट को थोड़ा सा कई बार पता करने में भी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज एक आंख से आपको ठीक दिख रहा होता है और दूसरी आंख से इसमें दिक्कत होती है, तो पेशेंट्स को इतना पता नहीं लगता है। तो एग्जैक्टली ये सीएसआर होती क्या है। तो आप देखें, हमारी आंख का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये आगे कॉर्निया होता है और पीछे होता है हमारा एक रेटिना। तो ये बीमारी के अंदर रेटिना के पीछे सेंट्रल एरिया के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि हमारा पर्दा जो है 10 लेयर्स का बना होता है, एक के ऊपर 10 लेयर्स होती हैं, और इन 10 लेयर्स में हर लेयर का अपना एक फंक्शन है। तो ये पानी जो है, जो हमारी सबसे नीचे वाली रेटिना की लेयर है जिसको हम बोलते हैं आरपीई, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, उस लेयर और बाकी जो ऊपर की 9 लेयर हैं उसके बीच में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अब इसका रीजन क्या है कि ये पानी क्यों वहां पे इकट्ठा होता है। तो देखिए, हमारे पूरे शरीर के अंदर एक बैलेंस्ड मैकेनिज्म बना हुआ है। तो ऐसे ही पर्दे के अंदर जो ये नीचे वाली लेयर है आरपी जिसको हम बोलते हैं, इसका काम होता है इस पानी को सक करके बाहर निकालना और इस पर्दे को एकदम ड्राई रखना। लेकिन जब स्ट्रेस की वजह से या कोई भी और एडिशनल फैक्टर हो, जब हमारी नीचे वाली लेयर में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, तो ये लेयर उतनी एफिशिएंटली इस पानी को बाहर नहीं निकाल पाती और ये पानी पर्दे के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। अब इसमें देखते हैं कि मेन जो इस बीमारी के रिस्क फैक्टर या कॉजेटिव एजेंट क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मेन इस बीमारी का जो रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस आपको, चाहे मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपके वर्क रिलेटेड हो, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या वो आपकी कोई फैमिली रिलेटेड हो, कि आपके फैमिली के अंदर कोई स्ट्रेस चल रही है। तो ये दोनों कॉजेज हो सकते हैं आज की लाइफ में स्ट्रेस के। सेकंड मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो है मेडिकेशन, के अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, और दवाइयों के अंदर जो सबसे कॉमन कॉज है वो है स्टेरॉयड इनटेक। तो पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि जी आप कोई दवाई वगैरह कुछ ले रहे हैं, तो उनका सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है जी कि नहीं ले रहे हम कोई। फिर उनसे हम पूछते हैं कि आप कोई अस्थमा के लिए कोई इन्हेलर ले रहे हैं, कोई स्किन क्रीम लगा रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कोई दवाई ले रहे हैं, तब उनका रिस्पॉन्स आता है कि हाँ जी हमारे पैर के नीचे वो एक इचिंग या खुजली होती रहती है, वहाँ पे हम एक ऑइंटमेंट लगाते हैं। और जब आप फर्दर और हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि वो ऑइंटमेंट के अंदर स्टेरॉयड है। तो स्टेरॉयड इनटेक आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आप गोली की फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो वो एक सीएसआर होने का एक मेजर रिस्क फैक्टर है। सेकंड, जो आजकल के यंग बच्चे हैं जो ये अपनी बॉडी बिल्डिंग और जिम वगैरह में काफ़ी लोग एंगेज रहते हैं, वो प्रोटीन पाउडर बहुत लेते हैं। तो ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो जो लोअर ग्रेड वाले हैं उसमें हमें नहीं पता होता कि उन सप्लीमेंट्स के अंदर भी कुछ स्टेरॉयड अगर मिला हुआ है। और हमने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं कि जैसे ही हम उनका ये सप्लीमेंट बंद कराते हैं, विद इन 7 to 10 डेज उनकी बीमारी एकदम परफेक्टली ऑलराइट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थर्ड है ब्लड प्रेशर।
कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो वो भी एक इस बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर है। तो फोर्थ इसमें आता है स्मोकिंग। जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं तो हम पेशेंट से अगर हिस्ट्री लें कि जी आपकी लाइफस्टाइल में क्या है और स्मोकिंग आती है, हम उनसे कहें जी स्मोकिंग, फिर वो स्ट्रेस का पॉइंट भी ले आते हैं कि जी डॉक्टर साहब स्ट्रेस बड़ी हो रही है ज़िंदगी में, तो ये बीच बीच में हमें स्मोकिंग ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। तो स्मोकिंग भी आपको अपनी बंद करनी है। अब इसमें हम आते हैं कि एक बार ये हो गया कि भाई सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी है, तो हमें इसमें ये भी रूल आउट करना होता है जब हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हैं कि भाई सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी के अलावा कोई और एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है पेशेंट को। तो उसके लिए कुछ 2-3 टेस्ट होते हैं सिंपल से, एक ओसीटी, एंजियोग्राफी, वो हम पेशेंट्स की करके देखते हैं और इन 2 इन्वेस्टिगेशन के बाद डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अब एक बार जब पेशेंट को हमने ये बता दिया कि भाई आपको ये बीमारी है, तो नेक्स्ट बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि जी अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और इसको जल्दी से जल्दी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। अपने मेजॉरिटी का क्या मतलब हुआ कि 95 से 96% ऑफ केसेस के अंदर ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। अपने आप से मतलब कि आपको अपने जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं वो आपको ख़त्म करने हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेस है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स लाइफस्टाइल अपना चूज़ कीजिए, स्मोकिंग ले रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, ब्लड प्रेशर को आपने अच्छी तरह कंट्रोल करना है, और अगर आप कोई स्टेरॉयड इंटेक ले रहे हैं तो वो आपने रोकना है। अब स्टेरॉयड इंटेक में एक मेजर फैक्टर ये आता है कि कई पेशेंट्स जो हैं वो किसी सीरियस प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, कि मान लीजिए अस्थमा के लिए वो इन्हेलर वगैरह ले रहे हैं तो उसमें स्टेरॉयड होते हैं, बट वो तो उनकी लाइफ के लिए असेंशियल है। तो पेशेंट्स कहते हैं कि जी ये तो हम नहीं इसमें इतना बंद कर सकते। तो हम उनके फिजिशियंस को ये एडवाइस देते हैं कि जी ठीक है, टोटली बंद तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उसकी आप डोज थोड़ी सी कम कर दें। सेकेंड, अगर और किसी बीमारी, ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर भी स्टेरॉयड पेशेंट्स ले रहे होते हैं तो उसमें नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ भी आती हैं जो पेशेंट्स उनके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं आफ्टर देयर फिजिशियन कंसल्टेशन। बट अगर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी पेशेंट्स को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हमारे पास फिर क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो उसमें एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है कि जहाँ जहाँ से ये फ्लूइड लीक हो रहा है और वो कहाँ से लीक हो रहा है वो हम एंजियोग्राफी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कई केसेस के अंदर हम एक लेज़र भी लगाते हैं जिससे वो लीकेज को बंद कर दें और वो फ्लूइड उनका एब्जॉर्ब हो जाता है। बट मेन ये है कि जो अंडरलाइंग फैक्टर है जब तक हम उसको नहीं रिजॉल्व करेंगे तो ये एक बार ठीक हो जाएगा फिर ये दोबारा कई बार आ जाता है। अंडरलाइंग रिस्क कॉज को हमें मैनेज करना है। तो जब पेशेंट्स को हम कहते हैं कि भाई ट्रीटमेंट इसका मेन यही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो आपकी हैबिट्स हैं उनको आपने थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, तो उनका पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर कोई आई ड्रॉप या कोई गोली वगैरह तो इसमें हमें एडवाइस कीजिए। तो देखिए इसकी कोई मेडिकेशन एज सच नहीं है, बट विटामिन सप्लीमेंट्स हम कई पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जो रेटिना के लिए, नरिशमेंट के लिए ज़रूरी हैं। सेकेंड, पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि इस बीमारी के लिए एक सेइंग है कि यू फॉरगेट द डिजीज़ एंड डिजीज़ विल फॉरगेट यू। कि भाई रोज़ सुबह उठ के आपने ये नहीं करना कि आप एक आंख बंद करके चेक कर रहे हैं कि भाई ये मेरी ठीक हुई कि नहीं हुई। ये एक एडिशनल रिस्क फैक्टर आप अपने लिए पैदा कर लेंगे कि रोज़ आंख को चेक कर रहे हैं सुबह उठ के कि ठीक हुई कि नहीं हुई। तो आप इस बीमारी को भूल जाइए और बीमारी आपको भूल जाएगी। तो यही इसमें है कि आपने एक अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, स्टेरॉयड इनटेक अपनी अगर ले रहे हैं तो उसको बंद करना है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ट्रीटमेंट बड़ी ही सिंपल है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है और ये बीमारी से आप इजीली अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। होप करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको अपनी आँखों का ख्याल रखने में मदद मिलेगी। और अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके आसपास कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो आप उसको ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।